सभी भाइयों को पुनः राम राम। ठीक है, आज से हम जो यूपी पुलिस वाली प्रैक्टिस सेट वाला सेशन था तो समाप्त किए थे, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट चालू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी इससे संबंधित हिंदी की क्लास है वो जारी है। आप लोग जा कर के ज्वाइन करिएगा, देखिएगा एक बार वहाँ पर जो भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो आप लोग उसे भी एक बार देखिएगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर हिंदी का एकदम डीपली ज्ञान आपको दिया जाता है, तो आप लोग उसे ज्वाइन करिएगा। तो प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट आपको करवा देते हैं, क्योंकि 6 महीने का टाइम है आपके पास तैयारी का, तो 6 महीने आप डट कर मेहनत करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट हमने 4 करवाए थे पिछले वाले पे, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए सामान्य हिंदी, तो निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों को चुनकर लिखिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माठा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों का खून पसीना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कुछ भी बन यानी कुछ भी बन जाओ लेकिन कायर मत बनो। ठीक है, जो पहली लाइन है उसका मतलब क्या है कि कुछ भी बन जाओ लेकिन कायर मत बनो। ठीक है, ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार यानी कि जो राह में रुकावट है, ठीक है, तो उन्हें ठोकर मार लेकिन माथा मत पटक, तेरी राह रोकते पाहन, तेरे जो पत्थर हैं वो तेरी राह रोकते हैं, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन जा लेकिन कायर मत बन, कि उनसे डर करके आपने कठिनाइयों से दूर हो करके उन ये कायरता नहीं दिखानी है, उन कठिनाइयों का डटकर सामना करना है। ले देकर जीना क्या जीना, थोड़ा कुछ ले देकर के क्या जीना है, कब तक गम के आंसू पीना, कब तक ये गम के आंसू तू पिएगा, मानवता ने तुझको सींचा, मानवता ने तुझे पाला पोषा है, बहा युगों का खून पसीना, युगों का खून पसीना बह गया है तुझे तैयार करने में, इसलिए तू कायर मत बन। ठीक है, चलिए इस पंक्ति से अब प्रश्न जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो कवि क्या करने की प्रेरणा दे, गम के आंसू पीने की नहीं, आत्मसमर्पण करने की नहीं, रुकावटों को ठोकर मारने की हाँ। जो कवि कह रहा है कि जो राह में रुकावट आए उनको ठोकर मार करके यानी कि कठिनाइयों का सामना डट करके करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, ये कायरता नहीं दिखानी चाहिए। तो आप भी कायर मत बनिए, डट कर सामना करिए और एक जोरदार हथियार बनिए जो आगे चल के आपके भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, सहज, चालाक, समझौतावादी और दुष्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब है समझौतावादी, यानी कि जो कठिनाइयां उनसे समझौता कर लेता है, तो कायर वह व्यक्ति है जो कठिनाइयों से समझौता कर लेता है, तो तुझे कायर नहीं बनना है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, यानी कि कुछ हासिल करके क्या जीना है, जो मुकाम तुझे हासिल करना है वो मुकाम तुझे पाना होगा, तो उसके लिए क्या करनी होगी भैया, मेहनत करनी होगी और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना होगा। तो आप लोग कायर मत बनिए, जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, समझौता मत करिए किसी भी चीज से। चलिए आगे देखते हैं, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्या कहा है कि कुछ भी बन, ठीक है,
लेकिन कायर मत बन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ भी बनना आसान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी बनना आसान है। कुछ भी बनना मुश्किल है? तो ये भी नहीं है कुछ भी बनना मुश्किल है। अगर आप ठान लेते हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो इस संसार में उपस्थित है। यही आपकी भावना होनी चाहिए। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। हाँ, तो ये बात कहता है कि कुछ भी बन लेकिन कायर ना बन, यानी कायर ना बनने की प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि कायर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है। क्या होता है भैया? व्यर्थ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन, पाहन का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है भैया? पत्थर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार समझौतावादी जीवन व्यर्थ है। कुछ ले दे के जीना भी क्या जीना है, यानी कि हमें समझौता नहीं करना है, हमें जो हमने चाहा है उस मुकाम को हासिल करना है। जब तक मुकाम मिलेगा नहीं हम समझौता नहीं करेंगे। चलिए आगे क्या कहे, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र, कौन सा शास्त्र? नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? 8 रसों का वर्णन किया है। जबकि रसों की संख्या 9 है। कितनी है? रसों की संख्या 9 है। जो शांत रस है, कौन सा रस भैया? शांत रस। शांत रस को जो भरत मुनि है अपने नाट्य शास्त्र में रस नहीं माना है। क्या नहीं माना है भैया? रस नहीं माना है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रसों के आधार पर जो स्थायी भाव है, ठीक है, स्थायी भाव होने के कारण उनके कुल रसों की संख्या कितनी हो गई भैया? 11 हो गई। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक है, क्योंकि दो और भावों, ठीक है, दो और भावों को स्थायी भाव की मान्यता मिल गई है। ठीक है, जो है वात्सल्य, क्या है? वात्सल्य है, और एक है भक्ति। वात्सल्य और भक्ति को स्थायी भाव की संज्ञा मिल गई है। ठीक है, मान्यता दी गई है। इसलिए जो रस है वो भी कितने हो गए हैं? 11। जब स्थायी भाव 11 है तो रसों की संख्या भी कितनी है? 11 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो भैया सीधी सी बात है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। रूपक अलंकार हमें पता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना दी जाती है, उपमेय में उपमान की, ठीक है, उपमेय में उपमान के रूप में दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रूपक अलंकार कहलाता है। या यह कह सकते हैं जब किसी वस्तु की तुलना जहां पर उपमेय में उपमान के रूप में दिया जाता है वो रूपक होता है। लेकिन यहाँ पे अगला है श्लेषमक, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, ठीक है, एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां पर श्लेषक अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। फिर अगर जहां पर किसी वस्तु की तुलना की जाती है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, तो उसे कहते हैं उपमा। क्या कहते हैं भैया? उपमा कहते हैं। यानी कि दो वस्तुओं के समान गुणों की तुलना, समान गुणों की तुलना की जाती है। समान गुणों की अगर तुलना की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। कौन सा होता है भैया? उपमा अलंकार। फिर इसके बाद रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है,
रूपकाति स्योक्ति अलंकार। तो ये क्या होता है, जहां केवल उपमान के कथन द्वारा उपमेय का बोध कराया जाए। किसका बोध कराया जाए, उपमान के कथन द्वारा उपमेय, ठीक है, उपमेय का बोध कराया जाए। क्या कराया जाए, उपमेय का बोध कराया जाए, तो उसे बोलते हैं रूपकति स्योक्ति अलंकार। ठीक है भैया, आपके चारों अलंकार थे, चारों अलंकार आपको बता दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो यहाँ लाचार किसके कारण है, अंधा होने के कारण, इसलिए यहाँ पे क्या है, कारणवाचक है। क्या है भैया, कारणवाचक है। ठीक है, क्या है, कारणवाचक अव्यय है। ठीक है, चलिए अगर हम संकेतवाचक की बात करें भैया, तो संकेतवाचक में दो वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं। संकेतवाचक में दो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं भैया, निर्भर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहां पे संकेतवाचक होता है। ठीक है, जैसे कि राम जाएगा, राम जाएगा तो राधा जाएगी, राम जाएगा तो राधा आएगी या जाएगी, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे संकेतवाचक है क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर राम जाएगा तभी राधा आएगी, या राम जाएगा तो उसके साथ ही राधा जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या है, संकेतवाचक है। क्या है भैया, संकेतवाचक है। चलिए फिर अगर इसी में देखें तो ये है संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक की अगर बात करें तो संबंधवाचक क्या होता है, किसी दूसरे शब्द को बताता है। ठीक है, यानी कि जो संज्ञा के पीछे आकर के जो अव्यय होगा, किसके पीछे आएगा, संज्ञा के पीछे आएगा। किसके पीछे आएगा भैया, संज्ञा के पीछे आएगा, और उसका संबंध जो होता है शब्द का, वो किससे बताएगा, किसी दूसरे शब्द के साथ बताएगा। ठीक है, दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक। क्या बोलेंगे भैया, संबंधवाचक। जैसे अब तक, अब तक। ठीक है, तो अब तक क्या है, दो शब्द हैं, जो अब है वो अब तक क्या बता रहा है कि एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, अब तक। बिना, बिना भी क्या है, संबंध का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, संबंध का। बाद, बाद भी संबंध का बोध कराता है। द्वारा, राम के द्वारा ये काम किया गया, तो एक संबंध स्थापित कर रहा है दो व्यक्तियों के बीच। दिन भर लग गया हमें काम करने में, तो पूरे शब्द को दूसरे शब्द से क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से। फिर परिणामवाचक, जहां पे माप तौल की बात की जाए, ठीक है, माप तौल की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, वहां पे क्या होता है, परिणामवाचक, यानी कि परिणाम प्राप्त हो। जैसे कि बहुत, बहुत, राम बहुत ढीठ है। ठीक है, बहुतेरा, बहुतेरा। ठीक है, बहुतेरा भी क्या है, परिणामवाचक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक, ये सारे क्या है, परिणाम को बताते हैं। किसको बताते हैं भैया, परिणाम को बताते हैं, इसलिए क्या है, परिणामवाचक है। क्या है, परिणामवाचक। चलिए अगला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, किस समास का विग्रह पद है, तो किसका है भैया, अलुक,
अलुक तत्पुरुष का है। किसका भैया? अलुक तत्पुरुष का है। ठीक है। अगर आपको समास के बारे में जाननी है तो समास के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है हिंदी में, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होता है भैया? युधिष्ठिर होता है। क्या होता है? युधिष्ठिर होता है। तो इसलिए युधिष्ठिर का क्या है? समास विग्रह है। किसका है भैया? समास विग्रह। निशिचर, निशिचर की अगर बात करें तो निशि यानी निशा धन चर। ठीक है, निशा किसे बोलते हैं? रात को बोलते हैं। रात में चर मतलब विचरने वाला, यानी कि रात में विचरने वाला क्या होता है? निशाचर यानी कि राक्षस। क्या होता है? राक्षस। इस प्रकार से। ठीक है, चलिए खेचर एक होता है। खेचर, खेचर, खे मतलब आकाश, खे मीन्स आकाश। चर, चर मतलब विचरने वाला, यानी आकाश में विचरने वाला। तो आकाश में कौन विचरता है? पक्षी। कौन विचरते हैं भैया? पक्षी। तो इस प्रकार के वाक्य बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। आविर्भाव का सही विपरीतार्थ शब्द चुनिए। ठीक है, विपरीत चुनना है आपको। तो बताइए आविर्भाव का क्या होगा? बता दिए। चलिए हम बताते हैं आपको। तिरोभाव। क्या होता है? आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक है, क्योंकि आविर्भाव का मतलब होता है उदय। क्या होता है? उदय या अवतरण या प्रकट होना। ठीक है, उदय, अवतरण या प्रकट होना। जबकि तिरोभाव का जो अर्थ होता है वो होता है अदृश्य होना। अदृश्य, अंतर्धान, लोप। ठीक है, ये सब क्या है? इसके अर्थ है। ठीक है, किसके? तिरोभाव के। किसके भाव है? तिरोभाव। ठीक है, चलिए वहीं पर अगर प्रादुर्भाव की बात करें, ठीक है, प्रादुर्भाव, तो ये क्या है? आविर्भाव का समानार्थी शब्द है। क्या है? समानार्थी है। समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाला। तो यानी कि ये दोनों क्या है? सेम सेम है। चाहे प्रादुर्भाव कहो चाहे आविर्भाव कहो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, चलिए संभाव। संभाव का मतलब होता है समान भाव। क्या होता है? समान भाव। ठीक है, अगर हम अभाव की बात करें तो यानी कि कमी को बोलते हैं अभाव। तो इस प्रकार से सारे अर्थ आपके हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण, ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रोसित पतिका। क्या बोलते हैं भैया? प्रोसित पतिका। जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी होती है उसे बोलते हैं प्रोसित पतिका। याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी परीक्षा हो, आपको हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर किसी पति का, किसी पत्नी का, ठीक है, पति परदेश में हो जिसके कारण वो दुखी हो, उसे बोलते हैं प्रोसित पतिका। चलिए आगे, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर कौन है? तो या और वा। ठीक है, या और वा दोनों अर्ध स्वर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अर्ध स्वर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? आपका ए ऑप्शन पे या दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यति कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, जहां पर ये चिन्ह होता है, विराम होता है, वहां पर हमें क्या करना होता है? सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। क्या होता है? सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है।
ठीक है, चलिए इसे यत या विराम कहते हैं। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, एक ही चरण में एक से अधिक यति होते हैं। ठीक है, एक से अधिक यति होते हैं। कितने होते हैं? एक से अधिक यति होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर छोटा है तो अंत में होंगे। अगर जो छंद है, छंद छोटा है तो अंत में होंगे। ठीक है, लेकिन बड़ा छंद है तो एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम लगाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दीप सा मन जल चुका है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। ठीक है, तो क्या है? तो वाचक शब्द है सा। क्या है भैया? सा है। ठीक है, यह किसका उदाहरण है? तो उपमा अलंकार। इसका है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार है ये। उपमा अलंकार का एक उदाहरण है। दीप सा मन जल चुका है, यानी कि दीपक के समान जो मन है वो जल चुका है भैया। चलिए आगे, अगर याद रखिएगा कि जो उपमा होते हैं, उपमा के 4 अवयव होते हैं या अंग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला तो आपको पता ही है, उपमेय। क्या होता है? उपमेय। दूसरा होता है उपमान। उपमान। तीसरा होता है साधारण धर्म। चौथा होता है वाचक शब्द। ठीक है, चौथा क्या होता है? वाचक शब्द। ठीक है, और ये क्या है? एक वाचक शब्द है। अभी जो हमने देखा, वाचक शब्द होते कौन कौन से हैं? तो से, सो, से है, सो है, सरिस, सम, जैसे, तैसे, इव। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे चीज वाचक शब्द है। क्या, कैसे शब्द हैं? वाचक शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, से, सो, सरिस, सम, जैसे, तैसे, इक, ये क्या है? वाचक शब्द है। क्या भैया? वाचक। चलिए आगे देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो व्यंग संग्रह है, तो इसके श्रृंगाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके अलावा इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, तो हरिशंकर परसाई की, तो याद रखिएगा, निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी। ठीक है, इन्हीं की रचना है। इसके अलावा मुंडन, धर्मवीर भारती की मुंडन। ठीक है, ये भी किसकी है? इन्हीं की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अगर देखें तो धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती की अगर बात करें तो इनकी एक फेमस रचना है, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता भैया। ठीक है, इनकी एक फेमस रचना है। दूसरा है इन्हीं का सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा बहुत पूछा जाता है आपसे पेपरों में। ठीक है, ये 2 चीजें। एक इनकी रचना अंधा युग भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गुनाहों के देवता या सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो याद रखिएगा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। चलिए इसके बाद इसमें है मैथिली शरण गुप्त। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि भारत भारती। ठीक है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, जिसके बहुत सारे, एक पंचवटी आपने सुना होगा,
पढ़ा होगा। पंचवटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साकेत इन्हीं की रचना है। साकेत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। झंकार इन्हीं की रचना है। झंकार से आते हैं। एक है रंग में भंग। रंग में भंग, ये पांचों रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। ठीक है, कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। ठीक है, या इसके अलावा पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, तो आप याद रखिएगा भारत भारती, साकेत, पंचवटी, झंकार और रंग में भंग, ये पांचों रचनाएं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर, महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि व्यंजक वर्ग में किससे संबंधित है। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप हिंदी व्याकरण की जो क्लास है, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। फिलहाल में मैं आपको इतना ही बता दूंगा कि महाप्राण ध्वनि क्या है या व्यंजन क्या है। तो व्यंजन वाले में आप समझ सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो दूसरा और चौथा पद होते हैं वो महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण। और जो पहला और तीसरा होता है वो होता है अल्प प्राण। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम में है। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौसी तला इसका शिकार हो गया। उसने आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला प्रायः रोग गाय के थनों में होता है। तो चलिए अरेंज करते हैं। हमसे क्या बोला है कि इनको सही क्रम में आपको अरेंज करना है, तो अरेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ तब चेचक के समानांतर, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौसीतला, ये आएगा पहला। ठीक है, पहला आपका यह होगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या है, गौसीतला प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है, ये आ जाएगा। या के बाद आएगा वाह, तो कौन से ऑप्शन पे है या के बाद वाह, बी ऑप्शन पे है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब पूरा जो सेंटेंस बन जाएगा, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौसीतला, प्रायः यह रोग गायों के थनों में होता है। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है। और उसके, ठीक है, तो यहाँ तक और उसके, फिर इसके बाद इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं इसके आगे का क्रम बताता हूँ कि पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे छोटे घाव और फुंसियां हो जाती हैं। ठीक है, इसके आगे का हाथों में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, घाव हो जाते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। इस पे दिया भी था कि हाथों में फुंसियां और घाव हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले ही आपको बता दिया ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, तो रुग्ण का विलोम शब्द है। इसका रुग्ण का विलोम है, तो रुग्ण का मतलब होता है कि बीमार। ठीक है, रुग्ण का मतलब क्या होता है, बीमार होता है, तो बीमार का उल्टा क्या होगा, स्वस्थ होगा। क्या होगा भैया, स्वस्थ होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि रुग्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रोगी। क्या होता है, रोगी, तो रोगी का क्या होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है, चलिए अगर स्थूल की हम बात करें तो स्थूल का विलोम होता है, स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म। ठीक है, इसका विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जवान, बालक, मनुष्य एक जाति को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, जाति को दर्शाते, तो यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है।
जबकि सुंदर होना क्या है, एक विशेषता है। क्या भैया, विशेषता है। तो विशेषता जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। कोई भी चाहे किसी भी जाति का हो वो सुंदर हो सकता है। तो सुंदर क्या है, एक विशेषण है। ठीक है भैया, क्या है, विशेषण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ, आपको अगर संज्ञा के बारे में जाननी है तो संज्ञा वाला आप वीडियो देख सकते हैं, पढ़ा है प्लेलिस्ट पे। ठीक है, हिंदी से ग्रामर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला नंबर, जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ से तु कहु कहु रत नारी। ठीक है, जहां तहां मज्जा मांस रुचि लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ सेत कहूं कहूं रत नारी। तो इस अवतरण में है, इस अवतरण में क्या है, तो इस अवतरण में है वीर भस्य रस। कौन सा है, वीर भस्य रस। ठीक है, यहाँ पे वीर भस्य रस से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन, वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, चलिए तो वन में लगने वाली आग क्या होती है, तो आपको सभी का अर्थ बताते हैं। सबसे पहले वड़ रागनी। ठीक है, बड़ रागनी। तो बावड़, बावड़ क्या हो, बावड़ इसका मतलब क्या है, बाड़ा, बाड़ा। ठीक है, तो बाड़ा को मतलब होता है सागर। क्या होता है भैया, सागर होता है। क्या होता है, सागर। यानी कि सागर में रखने वाली आग को क्या बोलेंगे, बड़ वानी। ठीक है, बड़ वाग्नि। इसके बाद दावाग्नि। क्या लिखा है, दावाग्नि। तो दावाग्नि किसे बोलते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग। कहाँ लगने वाली है, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है, दावाग्नि होती है। क्या होती है, दावाग्नि। और सागर में लगने वाली आग बड़ वाग्नि होती है। और वीरहाग्नि। ठीक है, वीरहाग्नि। तो ऐसा विरह के कारण लगने वाली आग, विरह के कारण, विरह यानी कि किसी से बिछड़ जाने का जो दुख होता है उसे बोलते हैं विरह। तो विरहाग्नि। ठीक है, फिर इसके बाद जठराग्नि, यानी कि जठर में, जठर यानी कि पेट, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होती है। क्या होती है भैया, जठराग्नि होती है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा सभी अग्नि। बेमेल को छांटिए, 22 नंबर, बेमेल को छांटिए। तो यहाँ पे बेमेल कौन है, सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता और गोदान। ठीक है, इसमें से तो आपको पता होगा गोदान, निर्मला, सेवा सदन, ये सब क्या है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। ठीक है, जबकि जो चंद्रकांता है, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है। किसका है, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, किसका है भैया, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता। और ये तो तीनों किसके हैं, तो ये तीनों हैं मुंशी प्रेमचंद के। इसके अलावा भी मुंशी प्रेमचंद के हैं जिन्हें याद रखिएगा आप, कायाकल्प, कायाकल्प इन्हीं का है। इसके अलावा गबन, गबन, रंगभूमि, रंगभूमि। ठीक है, ये सब किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपसे कौन पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका गोदान, फिर इसके बाद गबन, ठीक है, कायाकल्प और सेवा सदन। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर टाइम आपका जो गोदान है और गबन है, गोदान और गबन, इसका क्वेश्चन लगभग हर समय उपस्थित होता है। ठीक है, आपकी परीक्षा लेने के लिए, तो इसको तो भरपूर रूप से याद ही रखिएगा। किसी भी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों।
चलिए 23 नंबर क्या कहता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है। ठीक है, कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है, तो है विद्या सुंदर। कौन सा है, विद्या सुंदर। ठीक है, क्या है, विद्या सुंदर। अब चंद्रावली की अगर बात करो तो चंद्रावली किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, जिसे भारतेंदु ने लिखा था हिंदी में नई चाल में ढाल, नई चाल में ढली, नई चाल में ढली। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1973 में। कितने में हुआ था भैया, 1973 में हुआ था चंद्रावली का। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति काल का मतलब होता है कि जो संत होने के बाद, संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन भी निर्वाह करते थे, गृहस्थ जीवन निर्वाह करते थे, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है निर्गुण भक्ति। क्या हो जाता है, निर्गुण भक्ति। ठीक है, और एक चीज है कि इन्होंने जाति प्रथा, जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, कर्मकांड, ठीक है, बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद का विरोध करते हुए, ठीक है, का विरोध करते हुए निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ठीक है, इसकी उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की। ठीक है, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, भक्ति धारा के कवि हैं। तो कौन थे, तो कबीरदास जी थे। कौन थे, कबीरदास जी। ठीक है, चलिए 25 नंबर, पनही, पनही, पनही शब्द का तत्पुरुष है। ठीक है, तो पनही का मतलब होता है उपाहन। ठीक है, क्या है, उपाहन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है यमक अलंकार। क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य क्या है, दो बार प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा है, यमक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है, तो इसका अर्थ है अति धन आवश्यक। क्या है, अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। ठीक है, अति धन आवश्यक में यहाँ पे क्या है, छोटी ही है धन, यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बड़ा या बन जाता है, क्या बन जाता है, बड़ा या। तो जहाँ पे या आता वो यण संधि है। क्या है, यण संधि। ठीक है, क्या है, यण संधि। याद रखिएगा, अगर आपको संधि के बारे में ज्यादा जानना है तो आप संधि वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चले जाइएगा आप, जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला नंबर, निर्दय,
में समास है, निर्दय में समास है। तो कौन सा समास है भैया? तो निर्दय, ठीक है, जिसमें दया नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है दया जिसमें, उसे क्या बोलते हैं? निर्दय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? निर्दय बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर समास विग्रह देखें तो किसका हुआ है? तो बहुव्रीहि है। यहाँ पे क्या है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा भैया? बहुव्रीहि। तो अगर आपको समास जानना है तो समास के लिए भी आप वही हमारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। Arrangements are being made to ensure timely submission of report, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित वाक्य का हिंदी रूपांतरण कीजिए। तो हिंदी में बदलना है। तो चलिए, इसका मतलब है समय अनुसार रिपोर्ट की प्रस्तुति वांछनीय है, नहीं। रिपोर्ट जारी करने में देरी ना की जाए, गलत। व्यवस्था कीजिए कि रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए, गलत। फिर बचता है लास्ट, यानी कि लास्ट वाला सही है, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाए। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? व्यवस्था होता है। क्या होता है भैया? व्यवस्था होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्यों को चुनिए और उनके रूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं, ठीक है। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं, ठीक है। तो चलिए, कुछ उसके प्राप्त करने के दांव पेच लगा रहे हैं, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो जिनमें कुछ सुख संपन्नता, ठीक है, भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है, कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि है किसमें? ए में है। कौन से में है भैया? ए वाक्य में त्रुटि में है, क्योंकि इसमें उसके की जगह में उसको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको होना चाहिए, ठीक है। उसके के स्थान पर उसको का प्रयोग होना चाहिए, बाकी सारे सही है। 21 नंबर देखते हैं भैया। 21 नंबर क्या कहता है हमारा? पर्यायवाची की दृष्टि से अयुग्म अशुद्ध एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है। तो कौन है? आकाश। आकाश का पुष्कर, ठीक है, आकाश का पुष्कर, ठीक है। तो शुद्ध है, ठीक है, आकाश का पुष्कर होता है। कमल का तामरस, ये भी सही है। यमुना का जानवी, तो यही क्या है? यमुना जानवी जो है वो गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यमुना का जानवी जो युग्म है वो अशुद्ध है, क्योंकि यमुना की जो पर्यायवाची होती है वो होती कालिंदी, कालिंदी, ठीक है। अर्कजा, सूर्य, तानिया, तानिया, ठीक है। ये किसकी पर्यायवाची है? यमुना की है, ठीक है। जानवी उसका गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है। आंख फेरना यानी कि पहले जैसा प्रेम ना रखना, ठीक है। क्या है इसका मतलब? कि पहले जैसा प्रेम न रखना, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं आगे, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति है, ठीक है। जो उप प्रधानाचार्य जी हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो क्या है? तो इस पे है तत्पुरुष उपसर्ग। क्या है भैया? तत्पुरुष उपसर्ग है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाक्जाल का संधि विच्छेद है, ठीक है। वाक्जाल का संधि विच्छेद है।
तो इसका संधि विच्छेद है वाक प्लस जाल। क्या है? वाक प्लस जाल। ठीक है, याद रखिएगा, वाक प्लस जाल। ठीक है, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी शब्द मिलेंगे, तो संधि के लिए आप संधि वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक दिग्गज भी आता है इसमें, दिग्गज, इसमें होगा दिग धन गज। ठीक है, दिग्गज, वागीस, वाक धन ईस। तो इस प्रकार से आप उसको जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो पंख क्या है? तद्भव है। ठीक है, जबकि पृष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है। क्या भैया? तत्सम शब्द। ठीक है, इसका तत्सम शब्द जो पंख है, पंख का क्या होता है तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होता है पक्ष। क्या होता है? पक्ष। पृष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है। लज्जा क्या है? लज्जा का होता है लाज, लाज, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, लाज क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, सिल, सिल का सॉरी शिला, शिला क्या होता है? सिल। तद्भव क्या होता है? सिल होता है। ठीक है, ये तत्सम शब्द लिखा है। क्या लिखा भैया? तत्सम शब्द। ठीक है, और पृष्ठ की बात करें तो इसका मतलब होता है पीठ। ठीक है, इसका तद्भव होता है पीठ। ये क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे अगर वाक्य पूरा करना है तो क्या है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण की बात कर रहा है तो तेज, मीठा। ठीक है, तेज, मीठा, बुद्धिमान, पहला। तो इस पे अगर आप देखें तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। जबकि अगर बुद्धिमान की बात करें, बुद्धिमान और मीठा, बुद्धिमान और मीठा की बात करें, ठीक है, तो बुद्धिमान और जो मीठा है ये क्या है? गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जो बुद्धिमान और मीठा ये गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, क्रिया विशेषण नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जबकि पहला क्या है? तो क्रम सूचक है। क्या है? क्रम सूचक विशेषण है। ठीक है, क्रम को बता रहा है। जबकि तेज जो है वो क्रिया को बताएगा कि ये काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है, रामू बहुत तेज तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम और अंतिम अंश ये 1 से 6 के अंतर्गत 20 में दिए गए 4 अंक को या अलावा के बिना क्रम के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी जिसके गुण सुंदर है, क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, सुंदर वही है, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, और ना ही रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना का ग्रस्त हुआ हूँ, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। ठीक है, तो ये है। तो इस पे अगर हमें क्या करना है, इनको सेटिंग से करना है, तो चलिए उचित क्रम में कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका ही है, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, और ना ही, ठीक है, और ना ही, ठीक है, यहाँ तक हुआ। पहले क्या आएगा? ला। ठीक है, क्या भाई होगा भैया? ला। ला के बाद ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, सुंदर वही है, सुंदर वही है जिसके गुण, यानी कि यह वाला, जिसके गुण सुंदर है, क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का रोगी होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त
नहीं रहा, यानी कि व नंबर आ जाएगा। तो आएगा ला, रा, या, व। किस ऑप्शन पे है? सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे है जीके। ठीक है, अब क्या है? जीके। तो इसको भी निपटा के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, 50 मिनट की हो गई है, तो आप इसमें हिंदी देख लीजिएगा। अब सेकेंड पार्ट आपके लिए बना देंगे, जो आपके जीके का हो जाएगा, जीके जीएस का। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है आपको, बस जुड़े रहिए, आपको सेकेंड पार्ट में ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना भी ना हो कि आप भयभीत होने लगें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।